आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम रेलवे के छात्रों के लिए लाए हैं महारिवीजन बैच यूथ बुक से, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जैसे कि आरआरबी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए भी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन है सरल रेखीय गति में वस्तुएं कैसे चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण वह रुक जाती है, तो वो घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है, यानी कि घर्षण के बिना वो नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक गिलास को हम बिना घर्षण के बिना नहीं पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उसमें घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया है, घर्षण बल किस दिशा की ओर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल की दिशा के ये विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलाया जा रहा है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल उसका कैसा होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि पीछे की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो तापीय उसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा बल प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है, तो कोरियोलिस बल के द्वारा प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जब कार एक मोड़ लेती है तो अब केंद्रीय बल के द्वारा हमें बाहर की ओर धक्का लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो उसमें दिशा का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, तो लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का ये उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से ये कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम क्या कहते हैं, तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है, तो नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग यानी कि वेलोसिटी बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक साधारण लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोलन यानी कि ऑसिलेटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये हमारा ये वाक्य सही नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को हम समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल हमारा ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में पूरा समय आवर्तकाल कहलाता है हमारा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है, तो झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती गति होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा,
यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14.3 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र कैसा होता है? तो ये परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग में परिवर्तन बटा में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो वो त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा, यानी कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो शून्य त्वरण का अर्थ वस्तु का वेग स्थिर होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है हमारा, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो एक समान वेग से चलती हुई किसी भी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, त्वरण की बीमा क्या होती है? तो त्वरण की बीमा L⁻⁴ M⁻0 और T⁻⁻2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वस्तु का त्वरण एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल बटा में द्रव्यमान क्या होता है? तो बल बटा में द्रव्यमान हमारा ये त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कितना होता है? तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप क्या होता है? तो वो त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण होता है? तो मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु कैसे चल रही है? तो वस्तु घटती हुई चल रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण समय और किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये स्थान और स्थिति के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो गति के दूसरे समीकरण के द्वारा ये स्थान और समय के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और स्थान के बीच किसके बीच ये संबंध को दर्शाता है? तो ये समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय संवेग किसके बराबर होता है? तो रेखिक संवेग ये द्रव्यमान गुणित वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि p बटा में v हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि वेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवेग 2 गुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो रॉकेट संरक्षण ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग हमारा संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वह भौतिक राशि कौन सी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो दूरी हमारी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूरी और विस्थापन का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो ये विस्थापन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उसकी विस्थापन क्या होता है? तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास ऊपर आ जाती है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बढ़ती जाती है तो क्या होता है? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो इसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को क्या दर्शाता है? तो वस्तु की गति को दिए गए समय अंतराल के दौरान ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और समान गति का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है? तो जब वस्तु शून्य त्वरण में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन दर को हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम असमान गति कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग इसकी गति को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसे वेग के रूप में हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होना, ये किसका गुण कहलाता है? तो ये बाह्य बल दृढ़ता का गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, तो बल हमारा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में अकेले कभी कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो उसे हम बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है? तो ये समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य यानी कि परस्पर क्रिया कैसी होती है? तो ये बल होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो वहां पे नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है कार्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो उसे हम सामान्य बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सभी बलों में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। देखते हैं, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होती हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होता है? तो कुल बल हमारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये संवेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यूथ बुक से सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया है। अगर आपको स्पीडी बुक या फिर एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।